She, sanitation, health and environment. Now, let's start our topic health. हम WHO की डेफिनेशन जो कि 1948 में दी गई थी वो समझ रहे हैं. अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1948 में दी गई परिभाषा के अंतर्गत कहा जाता है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाता है जब वो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, न कि उसमें उसके शरीर में सिर्फ बीमारी होने या न होने से हम यह परिभाषित नहीं कर सकते कि वह अस्वस्थ है या स्वस्थ है. अर्थात एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाएगा जब उसका शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी वह सभी प्रकार के निर्णय ले सकता हो तथा अपने आसपास के समाज में भी सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार रखता हो. The maintenance and promotion of health is achieved through different combination of physical, mental and social well-being, together sometimes referred to as the health triangle. लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि WHO ने हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है. तो हेल्थ ट्रायंगल में हमारे 3 स्वास्थ्य से संबंधित हमारे टॉपिक है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ यह हमारे शरीर की बाहरी स्थिति को दर्शाता है, जिनमें हमारे शरीर की आकृति, देखभाल, कार्य करने का ढंग आदि को शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत लिया जाता है. मेंटल हेल्थ यह मस्तिष्क तथा सोच से जुड़ा विषय है. व्यक्ति को सुख दुख तथा विभिन्न परिस्थितियों में संयमित व्यवहार तथा परेशानी आने पर उनसे निपटने के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी होता है. सोशल हेल्थ, मनुष्य हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक सामाजिक प्राणी है. उन्हें सभी के साथ समायोजित होकर रहना पड़ता है और सभी के साथ अच्छे रिश्ते रखकर अपनी सोशल हेल्थ को सुधारा जा सकता है. हेल्थ ट्रायंगल में ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ शामिल है. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कार्य करता है और स्वस्थ रहने के पश्चात ही वह अपने पूरे जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है. वह स्वस्थ रहे, शरीर में सभी तरीके से मस्तिष्क में विकास होता रहे. इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है. तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है. यदि स्वस्थ शरीर नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों से परेशान होकर हम अपनी कार्यशीलता को नहीं बढ़ा सकते हैं. Now, let's start our topic, sanitation. Sanitation, clean everywhere from home to public places. स्वच्छता बनाए रखने के लिए घर से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर सब जगह स्वच्छता रखनी चाहिए. Sanitation refers related to clean drinking water and adequate treatment and disposal of human excreta and sewage. खुले में शौच नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पेयजल को स्वच्छ रखना चाहिए. Preventing human contact with faces is part of sanitation, as is hand washing with soap. स्वच्छता सिर्फ शौचालयों से अधिक है. यह उन सुविधाओं, व्यवहारों और सेवाओं को शामिल करती है जो मानव अपशिष्ट के संपर्क के कारण
होने वाली बीमारियों को रोकती है। मल के साथ मानव संपर्क को रोकना स्वच्छता का हिस्सा है, जैसे कि साबुन से हाथ धोना। एक स्वच्छता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करके और बीमारी के चक्र को तोड़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना और बढ़ावा देना होता है। Do not defecate in open, do not spread dirt, drinking water should be clean. अपने आसपास कहीं पे भी खुले में शौच ना जाए, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं तथा अपने जहाँ से हम पानी पीने के लिए ले रहे हैं उस जगह को, उस स्रोत को भी गंदा ना करें। Cleanliness means cleanliness and purity in all aspects and respects. Cleanliness makes us healthy in every way, mental, physical, social and intellectual. स्वच्छता का आशय सब प्रकार से साफ सफाई, निर्मलता एवं पवित्रता है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरह से स्वस्थ बनाती है। Cleanliness is one of the biggest virtue that everyone should follow as a big responsibility to raise the standard of living. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए भी हम हर एक इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास सभी जगह साफ सफाई रखें। We should take care of our personal hygiene, pet hygiene, environmental hygiene, surrounding cleanness and work site cleanness. स्वच्छता का एक सबसे बड़ा गुण है जिसका पालन सभी को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में करना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू पशु स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, आसपास की सफाई और कार्यस्थल की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। Cleanliness is a sign of good health, good values and well-being. Many diseases arise due to lack of cleanliness. कई बीमारियां सफाई के अभाव में पैदा होती हैं। Disease such as parasites, insects, fungi, wounds, tooth decay, diarrhea and dysentery arise due to lack of personal hygiene. परजीवी, कीड़े, फफूंद, घाव, दांतों का सड़ना, डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियां निजी स्वच्छता के अभाव में पैदा होती हैं। Only by staying clean can these diseases be prevented. केवल साफ रहकर ही इन बीमारियों को रोका जा सकता है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं कि सैनिटेशन से हमें किन किन चीज़ों से बचाव मिलेगा और कहाँ कहाँ पर जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनकी साफ सफाई में सहायता मिलेगी। सैनिटेशन प्रिवेंट्स डिजीज। सैनिटेशन क्या करता है? बीमारियों को फैलने से रोकता है। लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों व संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी होती है तो वो आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे जिससे कि बीमारी नहीं फैलेगी। प्रमोट ह्यूमन वेलबींग्स। समुदाय के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने से भी स्वच्छता बनी रहती है। प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आवासीय बस्तियां योजनाबद्ध रूप से बसी होनी चाहिए जिससे सभी आवासों के लिए समुचित हवा, पानी, रोशनी, जल निकास व शौचालय आदि की व्यवस्था हो। स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। हमें अपने आसपास और आवास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। मकान की नालियां साफ सुथरी व ढकी हुई हों। शौचालय व स्नान घर प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किए जाने चाहिए क्योंकि यहाँ कीटाणु पनपने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। Adequate treatment and disposal of human excreta and sewage. आवासीय बस्तियों में जल के गड्ढे नहीं होने चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर मच्छर पनपने की संभावना अधिक रहती है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां डेंगू, मलेरिया इत्यादि फैलते हैं।
गंदे जल के निकास की नालियां व गटर ढके हुए हों। घर की नालियों में कीटनाशकों का नियमित छिड़काव किया जाना चाहिए। गली मोहल्ले की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, जल स्रोत साफ स्वच्छ होने चाहिए। हैंडपंप, कुएं व जो भी जल लेने का स्रोत है उसके आसपास का स्थान स्वच्छ रहना चाहिए। इन स्रोतों में कपड़े व बर्तन धोना, स्वयं नहाना, जानवरों को नहलाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। कुएं ढके हुए हों जिनमें समय समय पर जीवाणुनाशक दवाइयाँ डाली जाती रहें। पानी की टंकियाँ जो हमारे घरों के ऊपर होती हैं या नीचे बेसमेंट में बनी होती हैं, तो उनकी भी नियमित सफाई हमें करते रहना चाहिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नदी, पहाड़, मृदा, भूमि, पेड़ पौधे तथा सनलाइट, सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के घटक हैं। Environment, the circumstances, objects or conditions by which one is surrounded. पर्यावरण पर चर्चा करते समय सबसे पहले हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि आखिर इस शब्द का तात्पर्य क्या है। आमतौर पर समझा जाता है कि वायु, जल, मिट्टी और पेड़ पौधे मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। ये सच तो है, किंतु सीमित अर्थों में। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं मनुष्य के आसपास का सारा वातावरण, घर के भीतर और बाहर, सभी कुछ पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिवेश, जिसमें जीव रहते हैं। पर्यावरण मानव सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। पर्यावरण उन स्थितियों का कुल योग होता है जो किसी निश्चित समय और स्थान पर हमें घेर लेती हैं। पर्यावरण में जल, वायु, भूमि, पौधे तथा पशु पक्षी शामिल हैं। पर्यावरण को दो घटकों में विभाजित किया है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में भूमि, हवा तथा जल शामिल है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स शामिल होते हैं, जो कि भौतिक पर्यावरण, और बायोलॉजिकल पर्यावरण जो कि हमारा जैविक पर्यावरण कहलाता है।